जी हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट? यस सर। जी अच्छा, पहले हम चैप्टर 1 के लिए देखते हैं कि हमारे पास बिग पिक्चर क्या है नेटवर्क्स के ऊपर। यानी कि अगर बिग पिक्चर हम देखें, ओवरऑल देखें, तो नेटवर्क का मतलब क्या है, इंटरनेट में इंटरनेट एक्चुअली किस किस्म का नेटवर्क है ये, तो उसके ऊपर हम बड़ी पिक्चर यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद फिर डेप्थ में जाएंगे अगले चैप्टर्स में जाके। यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, नेटवर्क एज किसको कहते हैं, फिर नेटवर्क कोर क्या होती है, फिर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, सिक्योरिटी की, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री की। अच्छा, पहले हम देखते हैं इंटरनेट का एक नट्स एंड बोल्ट्स का व्यू। सर, नट्स और बोल्ट्स का मतलब होता है कि आप एक इंजीनियरिंग टर्म्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि अगर आपने कोई मैकेनिकल मॉडल बनाया अगर आपने, तो उसको आप डिफरेंट नट्स और बोल्ट्स और डिफरेंट पार्ट्स से मिला के बनाते हो। तो उसका भी जो स्कीमेटिक्स होती है उसको हम कहते हैं नट्स एंड बोल्ट्स वाला व्यू। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नट्स एंड बोल्ट्स वाला व्यू क्या बनेगा इंटरनेट का। अच्छा, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो क्या है, इसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। जैसे आप सब लोग इस वक्त कंप्यूटर से बैठे हुए हो, तो आप सब लोग कनेक्टेड हो। तो एक तरह की रफ से हमारे पास तो इस तरह की ये वाली डायग्राम बन रही है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये आपके पास एक फर्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है यहाँ पे कि आप सब लोग नेट से कनेक्टेड हो, यानी कि कंप्यूटर्स भी हैं, सर्वर्स भी हैं, सब नेट से कनेक्टेड हैं। अच्छा, तो इससे अगर मजीद डेप्थ में जाएँ, हम कह सकते हैं कि अब आप कनेक्टेड डायरेक्टली तो नहीं होते, आप किसी राउटर से कनेक्टेड हो गए, वो वाईफाई राउटर होगा आपके पास, या कोई आप डेटा कनेक्शन यूज़ कर रहे होगे, या मोबाइल टावर से कनेक्टेड हो गए, तो उसके बाद नेट से कनेक्ट हो रहा है। तो ये नेक्स्ट लेवल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास कोई एक्सेस पॉइंट है यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। फिर अगर मजीद डेप्थ में जाएँ तो उसका मतलब हर एक के जो एक्सेस पॉइंट्स के साथ जो राउटर्स लगे हैं वो फिर आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब यहाँ में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स बने होंगे राउटर्स के, तो राउटर्स आपस में बात करते हैं, तो वो जाके आप सब लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं नट्स एंड बोल्ट्स व्यू, या नट्स एंड बोल्ट वाला व्यू यहाँ पर। अच्छा, इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस एक भी है कुछ चीज़ों के अंदर, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती चीज़ों को, तो ये समझने के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉर्मली हम जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको इस तरह के व्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए, इससे हम बहुत कम इसमें हमारा इंटरेस्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप डायग्राम को एक्सप्लोर करो तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हम कहते हैं नेटवर्क एज। नेटवर्क एज का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर्स पड़े हैं यहाँ पर, उनको हम कहेंगे नेटवर्क एज। जैसे अगर मैं सबको बैक में जाऊँ तो ये नेटवर्क की एज है जो अब आप डायग्राम यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसका मतलब नेटवर्क एज का मतलब है कि इसमें जितने कंप्यूटर्स, जितने सर्वर्स और जितने मोबाइल फ़ोन्स जो आप कनेक्ट कर रहे हो नेट के साथ, वो हम कह रहे हैं नेटवर्क की एज पे हैं। तो ये नेटवर्क के सेंटर में क्या चीज़ें हैं वो भी नेक्स्ट में देखते हैं, उसके बाद क्या होगा। नेटवर्क के पे सेंटर में वो होगा हमारे पास पैकेट स्विचेस। जो राउटर्स कह रहे हैं उनको हम कहते हैं कि ये आपके पास जिसका मेन हिस्सा बन रहा है नेटवर्क का, इसको मैनेज कर रहे हैं। फिर थर्ड चीज़ आती है कि यहाँ पे इन स्विचेस वगैरह के आपस में लिंक्स कैसे स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो राउटर है यहाँ पर, ये राउटर नंबर 1 यहाँ पर, और ये जो राउटर नंबर 2 है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपस में ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ इनको कनेक्ट करने की आपस में। हो सकता है कि ये R1 और R2 ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड हो सकता है कॉपर की वायर से कनेक्टेड हो सकता है ये R1 R2 रेडियो से कनेक्टेड हो सकता है ये R1 R2 सैटेलाइट से कनेक्टेड हो। तो ये मल्टीपल ऑप्शन हैं इन कम्युनिकेशन लिंक्स स्टैब्लिश करने की। तो ये मजीद अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो हम इन कम्युनिकेशन लिंक्स की टाइप पे भी आ जाएंगे। लेकिन जब हम इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें नहीं पता होता कि आप किस लिंक के ज़रिए आपसे बात हो रही है या कौन से राउटर्स के ज़रिए हम बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमें लगता है कि हम एच पे खड़े होकर एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको हम आगे चल के देखते हैं। तो आजकल आप देखते हो कि आजकल हर चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है। इवन रेफ्रिजरेटर से लेके आपके फ़ोटो फ्रेम्स, आप सिक्योरिटी कैमरास, गेमिंग डिवाइसेस, इंटरनेट फ़ोन्स। तो इनको जब हर चीज़ नेट से आप कनेक्ट कर लो तो उसको हम कहते हैं कि इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो IoT, इस कॉन्सेप्ट का नाम है कि आपकी हर चीज़ यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड है। और हर चीज़ को आप एक दूसरे हर चीज़ दूसरे डिवाइसेस के डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो इससे ओवरऑल आपके पास पूरा अच्छा ऑप्टिमाइज सिस्टम यहाँ पे काम करता है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे IoT। अब वापस चलते हैं नेट्स एंड बोल्ट्स व्यू के ऊपर।
तो अब हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है एक्चुअली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। अगर हम थोड़ा सा मजीद को एलैबोरेट करें तो उनको हम कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल नेटवर्क है, वो भी आपको इंटरनेट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा आपके पास घर पे जो अपने आपने राउटर सेटअप किए हैं वो भी नेटवर्क आपको इंटरनेट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ऑफिस के अपने इंटरनेट के नेटवर्क्स होते हैं। तो देखना कि इसका मतलब ये फर्स्ट नेटवर्क है यहाँ पे, मोबाइल टावर से कनेक्ट हो रहा है, ये घर पे किसी ने बनाया हुआ नेटवर्क 2 है यहाँ पर। फिर किसी के ऑफिस में जो नेटवर्क है नेटवर्क नंबर 3 है यहाँ पे। और फिर इसी तरह मजीद डिफरेंट नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारे नेटवर्क्स जो हैं ये 2-3 लेकिन आपस में इनका एक नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेट के नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, खाली एक नेटवर्क नहीं है। जब फिर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि जब भी आपने कोई बात करनी है आपस में, किसी भी दो कंप्यूटर्स हैं, दो डिवाइसेस हैं, तो कोई तरीका यूज़ करेंगे बात करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मोबाइल के ऊपर वेब पेज ओपन करना है, अगर हम मोबाइल के ऊपर कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, एक सर्वर पड़ा होगा कहीं पर, उससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पे चला होगा HTTP। इसी तरह हो सकता है किसी और सर्वर के साथ आप किसी और प्रोटोकॉल से बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्काइप यूज़ कर रहे हो तो आप कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होगे। तो इसका मतलब क्या है कि हर तरह की जो एप्लीकेशन है हो सकता है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हो। एप्लीकेशन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोटोकॉल्स बनते कैसे हैं, इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड कम्युनिटीज़ बनी हुई हमारे पास। तो एक जो यहाँ पे जो तरीका है उसको हम कहते हैं कि एक RFC क्रिएट करते हैं यहाँ पे। RFC का मतलब होता है कि जब भी कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी तो एक इनिशियल प्रोटोकॉल बनेगा, उसके बाद वो कमेंट सीख करते हैं लोगों से कि आप बताओ कि ये प्रोटोकॉल अच्छा प्रोटोकॉल है, बुरा प्रोटोकॉल है। तो उसको वो कहते हैं RFC। कि वो RFC के रिस्पॉन्स में वो प्रोटोकॉल इवॉल्व करते हैं तो बेहतर से बेहतर होता जाएगा आपके पास। और ये काम कौन मैनेज कर रहा होगा, ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स मैनेज कर रही होगी। तो वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं, इनको इवॉल्व कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यूँ समझ लो कि ये कोलैबोरेटिव किस्म का प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे प्रोटोकॉल्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये कोई एक बंदा प्रोटोकॉल नहीं बना रहा, एक पूरी की पूरी ये इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एक पूरी कम्युनिटी को इंगेज कर रही है। तो उसके रिजल्ट में ये प्रोटोकॉल्स इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। सर जी जी सर ये प्रोटोकॉल का दोबारा बता दें सर। प्रोटोकॉल के एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले देखते हैं कि नॉर्मल प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन प्रोटोकॉल्स की, फॉर एग्जांपल किसी दो लोगों ने आपस में बात करनी है, तो वो किसी एक प्रॉपर तरीके से, फॉर्मल कोई तरीके से बात करते हैं। जैसे को आप कुछ बात कोई इंट्रोडक्शन करवाओगे अपना, या कोई क्वेश्चन पूछोगे, या किसी से कोई टाइम पूछोगे, तो एक खास तरीके से बात करते हैं। तो इसी तरह जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं ये खास एक रूल सेट ऑफ रूल्स के तहत आपस में बात करेंगी। तो कोई तरीका होगा, कोई रूल्स होंगे, कोई रेगुलेशन होंगे इनके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हों। यानी फर्स्ट पर्सन नंबर फर्स्ट ने कहा कि हाय, दूसरे ने अपने रिस्पॉन्स में कहा हाय। तो फिर फर्स्ट वाले ने दोबारा से कहा कि कैन यू टेल मी योर टाइम प्लीज, तो उसने कहा जी 2 PM। तो ये तो उसका क्या मतलब है, ये एक ह्यूमन प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं कि आपने पहले यहाँ पे एक मैसेज दिया यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ क्या मैसेज, उसके रिस्पॉन्स में आपके पास मैसेज वापस आया यहाँ पे। उसके बाद आपने नेक्स्ट मैसेज दिया कि मुझे कैन यू टेल मी योर टाइम प्लीज, फिर उसके रिस्पॉन्स में आपको एक सेकंड रिप्लाई आया यहाँ पे। तो ये एक एग्जांपल है ह्यूमन प्रोटोकॉल की। अब इसी तरह होते हैं हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स। उसमें क्या होगा, हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर पड़ा हुआ यहाँ पे, या एक मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है। अब वो किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। तो वो क्या करेगा, जिस तरह ह्यूमंस आपस में कहते हैं हाय, तो कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में भी आप एक कनेक्शन रिक्वेस्ट करोगे, यानी कि मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना अलाउ करो। तो इस कंप्यूटर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना अलाउ करें। तो उसके रिस्पॉन्स में उसने इसको अलाउ किया, तब जाके आपके पास ये यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। तो एग्जैक्टली वही बात है कि हाई के रिस्पॉन्स में हाई मिला आपको। तो उसके बाद कंप्यूटर कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि गेट मी दिस वेबसाइट, गेट मी दिस URL। तो उसके रिस्पॉन्स में आपको वो फाइल सेंड कर देगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक प्रोटोकॉल की तरह, ह्यूमन प्रोटोकॉल की तरह कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स भी काम करते हैं यहाँ पे। जी क्लियर हो गया आपको ये? यस सर।
तो सिंपल ये कह लो कि कन्वर्सेशन करने का जो तरीका है कंप्यूटर्स का आपस में, इनको हम कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स कहेंगे यहाँ पर। मतलब कंप्यूटर्स नहीं है सिर्फ, मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, राउटर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर इंक्लूड हो जाएंगी इसके अंदर। अच्छा, हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्चुअल जो कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, वो किस तरह बन रहा होगा। हमारे पास यहाँ पे कोई केबल मोस्ट प्रॉब्ली हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर हम देखें नॉर्मली आज की नई टेक्नोलॉजी चल रही है, इसके अंदर होता है कि एक ही कोएक्सियल केबल के ऊपर आपके पास टीवी भी आ रहे हैं यहाँ पे, आपके पास टेलीफोन सर्विसेज भी आ रही हैं, आपके पास इंटरनेट भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसी फिजिकल लेवल पे कोई ऐसी मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हो कि वो मल्टीपल किस्म की इंफॉर्मेशन को वो एक मल्टीप्लेक्स करना अलाउ कर रहा है यहाँ पे। तो ये टिपिकल तरीका है इंटरनेट कनेक्ट करने का कि आपके पास एक कोएक्सियल केबल आ रही होगी घर पे, आगे एक स्प्लिटर या मोडेम लगा होगा, तो उसके बाद आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, इसी तरह आप टीवी भी कनेक्ट कर रहे हो साथ यहाँ पे, और आप साथ टेलीफोन भी यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मोस्ट कॉमन तरीका आज पाकिस्तान में ये चल रहा है। तो फिजिकल लेयर पे यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली FTM यानी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। फर्स्ट नेटवर्क होता है हमारा कि फर्स्ट डिवाइस जो फर्स्ट नेटवर्क होगा जिससे आप कनेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे वाईफाई से कनेक्ट करते हो, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ATCL BT अगर आपने नाम रखा हुआ है यहाँ पे, और इससे आप कनेक्ट कर रहे हो, तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं कि ये एक्सेस नेटवर्क है आपका। यानी कि ये नेटवर्क है जो आपको फर्स्ट स्टेप में आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता होता, हमें सिर्फ इतना पता कि हमने इसके साथ कनेक्ट करना है, तो हमें नेट की एक्सेस मिल जाएगी। तो इसलिए इस नेटवर्क को हम कहते हैं ये एक्सेस नेटवर्क है। यानी घर का जो आपका वाईफाई का राउटर है, इसके साथ आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो वो एक एक्सेस नेटवर्क है आपके लिए, कि इसके थ्रू आपको इंटरनेट की यहाँ पे एक्सेस मिल रही है। फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर जो हमने नट्स एंड बोल्ट्स वाली पिक्चर देखी थी एक, अब उसके अंदर हम एक दो चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ कुछ आपने यहाँ इस कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर पर डेटा सेंड करना है, तो ये डेटा क्या होगा, राउटर्स के थ्रू पास होता जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, तो हो सकता है कि आपके पास ये कंप्यूटर आपका है यहाँ पे, और यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है आपका सर्वर वाला कंप्यूटर। तो हमारा मेन काम क्या है, मेन काम ये कि हमने इन दोनों का आपस में कनेक्शन कराना है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स यहाँ पे पॉसिबल हैं कि इस कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट करना हो। तो कौन कौन से पाथ हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका पाथ ये वाला पाथ बन जाए कि इन तीन राउटर से होके गुजरता हो सकता है कि नहीं ये वाला पाथ ना हो सकता है कि ये पाथ ये वाला पाथ हो जाए इनका, हो सकता है कि इनका पाथ ये वाला पाथ हो जाए। तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास नेटवर्क का जो कोड है इसके अंदर मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल हो सकते हैं आपके पास। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट के अंदर एक फिक्स रूट है आपके पास, ये हर वक्त आपके पाथ चेंज हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पीसी यहाँ पे और सर्वर यहाँ पे है, तो हमें नहीं पता कि कौन सा पाथ फॉलो होगा। वो कोई भी पाथ हो सकता है वो कि राउटर नंबर A, B और C से होके गुजर रहा हो सकता है कि वो राउटर A, D, C से गुजर रहा हो सकता है कि वो राउटर नंबर A, E, F और C से होके जा रहा हो पाथ उसका। तो ये यू नेवर नो कि वो पाथ कौन सा होगा आपका, वो फिक्स नहीं होगा। अच्छा, तो अगर आप लोग बता सकते हो कि अगर आप किसी सर्वर से कनेक्ट करते हो, तो अगर आप कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, तो उसकी कई दफ़ा डाउनलोड स्पीड बड़ी चेंज होती रहती है। कि मतलब अगर आज अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो सर्वर से, तो हो सकता है कि आज आपको ट्यूसडे वाले दिन आपको स्पीड मिल रही हो 100 kbps की, वेंसडे को मे बी आपको मिल रही हो 10 kbps की, और थर्सडे को मे बी मिल रही हो 90 kbps की। तो कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होगा, कि वेरिएशन क्यों? सर वो जब एक लोग ज़्यादा एक ही रूट से ज़्यादा डाटा जब फ्लो करेगा एक दिन स्पीड स्लो हो जाएगी। जी तो सही कह रहे हो। उसका मतलब हो सकता है कि ट्यूसडे को उन्होंने ये वाला पाथ यूज़ किया हो, तो वो ज़्यादा फास्ट पाथ हो सकता है कि वेंसडे को कि ये वाला पाथ अवेलेबल ना हो, कि वो नीचे वाले पाथ से गए हों।
हो सकता है थर्सडे को कोई और ने पाथ फॉलो किया हो। तो इसलिए आपके पास इंटरनेट के अंदर कुछ स्टेबल स्पीड्स आपको कभी नहीं मिलती। मतलब क्या इसका कि अगर आपके पास यहाँ पे एक पीसी, यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे सर्वर कनेक्टेड है, तो आपको हमेशा 24 आवर्स एक स्पीड से आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि दरमियान में जो आपके पास नेटवर्क जो कोर है उसके अंदर कोई एक फिक्स पाथ है ही नहीं है। कोई भी पाथ आपको एलोकेट कर सकते हैं रियल टाइम के ऊपर। वो हो सकता है कि पाथ वो आपका कॉन्स्टेंटली चेंज भी हो रहा हो। तो हो सकता है कि फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए आपका ये वाला पाथ बन रहा हो पहले 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आपके पास नीचे वाला पाथ आ गया हो। तो ये इसका मतलब है कि ये बहुत डायनेमिक चीज़ है। आप कौन सा रूट आप फॉलो कर रहे हो, ये एक डायनेमिक चीज़ है, स्टैटिक चीज़ नहीं है। तो ये आपके पाथ हमेशा चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, इस चीज़ को, इस फंक्शन को हम एक ख़ास नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं राउटिंग। तो राउटिंग का मतलब यही है कि आपने यहाँ पे बेस्ट रूट चूज़ करना है, बेस्ट रूट आपने इस्टेब्लिश करना है, जिसको हम कहते हैं राउटिंग। तो इसको हम किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एक तरीका हो कि आप देखो कि आप एक टेस्ट पैकेट भेजो, और देखो टेस्ट पैकेट कहाँ से आपको जल्दी पहुँचता है वहाँ पर। तो हो सकता है कि वो टेस्ट पैकेट भेज के चेक करो कि ये फर्स्ट वाला पाथ सबसे फास्ट है, तो फर्स्ट पाथ यूज़ कर लो, सेकंड पाथ थोड़ा स्लो, उसको ना यूज़ करो। तो हो सकता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। फिर हो सकता है कोई ऐसा यूज़ करो कि देख रहे हो कि किस पाथ के अंदर कम राउटर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला हो सकता है कि क्योंकि इस पाथ के अंदर खाली 3 राउटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर, और नीचे के पाथ के अंदर 4 राउटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि 3 राउटर्स वाला पाथ यूज़ करो जिसमें कम राउटर्स हैं। तो हो सकता है कि एक फॉर्मूला इस तरह से काम कर रहा हो, बेशक वो 4 राउटर वाला फास्ट हो, लेकिन हम वो इसको फिर इग्नोर कर देंगे इस केस के अंदर। फिर उसके अलावा क्या तरीका हो सकता है कि हो सकता है आप फिजिकल डिस्टेंस को चेक कर रहे हो राउटिंग करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर आपका ये राउटर नंबर जो 1 है यहाँ पे, अगर ये आपका रावलपिंडी में पड़ा हुआ है, और ये आपके पास उसके अगले वाला लाहौर में, और थर्ड वाला कराची में, और उसके बाद नीचे आपके पास कोयटा में, और ये आपके पास यहाँ पे गवादर में पड़ा हुआ है। तो अगर ये वाला केस हो यहाँ पे, तो हम क्या होगा, हम यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस को देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या नीचे वाला जो पाथ है वो उसका फिजिकल डिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको ना ही प्रीफर करो कि ना ही यूज़ करो, तो आप ऊपर वाला पाथ को यूज़ कर रहे हो। तो मतलब इसके बेतहासा तरीके हो सकते हैं कि राउटिंग किस तरह से काम कर रही है, इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। कि हो सकता है कि आप देख रहे हो कि टाइम कितना लग रहा है, हो सकता है कि आप देख रहे हो कि दरमियान में कितने राउटर्स हैं, यानी नंबर ऑफ राउटर्स कितने हैं, और इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ हॉप्स भी कहते हैं इसको। तो एक और वर्ड है इसके लिए, हॉप्स का वर्ड। तो कितने हॉप्स आ रहे हैं इसके अंदर। थर्ड हो सकता है कि आप मे भी फिजिकल डिस्टेंस भी चेक कर रहे हो। तो हमें नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला किस पार्ट में अप्लाई हो रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज का यहाँ पर राउटिंग करने के लिए। तो ये राउटिंग हमेशा चेंज हो रही होगी, डायनेमिक होगी, कभी फिक्स नहीं होती। तो ये हमारी इंटरनेट की यहाँ पे फंक्शनलिटी के अंदर आता है यहाँ पे। सर जी जी सर इसमें हम आप उसकी स्पीड को नहीं देखेंगे कि जिसकी स्पीड तेज हो वो हम चूज करने राउटर्स में। जी स्पीड को भी देखेंगे, लेकिन मसला ये है कि स्पीड ना बहुत एक ना स्पीड को ही देखते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। यानी कि आपको कितने कम टाइम में आपको डेटा वहाँ पहुँचा रहे हैं, यानी कितनी तेज स्पीड है इसके अंदर। हो सकता है कि हमारे पास के ये जो 3 राउटर्स हों हमारे ये वाले, ये ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड हों। हम एज्यूम करते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड बड़े हाई स्पीड है, लेकिन हो सकता है कि आज के दिन हर बंदा यही रूट यूज़ कर रहा हो सकता है कि हर बंदा यही रूट यूज़ कर रहा हो। हम कह सकते हैं मे बी 100,000 यूज़र्स ये रूट यूज़ कर रहे हो इस टाइम पर। तो अगर आप ये रूट यूज़ करना चाहोगे, तो आपको बेसिकली आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे। तो हो सकता है कि आपके केस में आप कहो कि नहीं, अगर मैं ये रूट यूज़ कर लूँ आज के लिए, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल रही है। हालांकि फास्टर नेटवर्क वो वाला है जो ऑप्टिकल फाइबर वाला है, लेकिन इसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है आज इत्तेफाक से।
तो हो सकता है कि आपको कि नहीं मैं फास्टेस्ट नेटवर्क जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको ना यूज़ करूँ, सेकंड को कर लूँ, क्योंकि इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो गई है इसके ऊपर, क्योंकि हर बंदा यही 3 राउटर्स को यूज़ कर रहा है, तो इससे अच्छा कि मैं कोई और रूट यूज़ कर लूँ ताकि मेरा काम फिर जल्दी हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, हालात के ऊपर कि ट्रैफिक कितनी है, कंडीशंस क्या हैं आपकी, तो इन बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है कि आपका ये जो लिंक है यहाँ पर, ये जो लिंक है यहाँ पे दोनों के दरमियान में, हो सकता है कि ये रेडियो लिंक हो यहाँ पर। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि नॉर्मल दिनों में ये लिंक बहुत फास्ट होता है, लेकिन आज ये लिंक बहुत स्लो है, क्योंकि आज थोड़ा बारिश का मौसम है, तो ये लिंक थोड़ा ख़राब परफॉर्म कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, तो हम इस लिंक को छोड़ के फिर मे बी सेकेंड वाला लिंक यहाँ पे यूज़ करना कि नहीं है, आज हम ये लिंक यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से लिंक स्लो हो गया जो नॉर्मली बड़ा फास्ट होता है। तो ये ना सर कोई जी जी सर दूसरा लिंक कैसे चूज करेंगे खुद से? मतलब ये ना ये नेटवर्क खुद से कर रहा होगा, हम नहीं चूज़ कर रहे होंगे। मतलब हमने तो ये इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अच्छा अगर ठीक। हमारे पास कंप्यूटर है यहाँ पर, हम सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो यहाँ पे google.com, अब तो आपने खाली ये काम करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये सारी परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट जो राउटिंग वाला काम जो है, वो नेटवर्क का जो कोर हिस्सा वो खुद करेगा, वो आपने कुछ नहीं करना। तो वो आपकी सरदर्द नहीं है, लेकिन आपका रूट हमेशा चेंज होता रहेगा। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अगर आप अभी ये येलो वाला रूट यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है 5 मिनट बाद आपका रूट चेंज होकर रेड वाला रूट बन गया हो। तो ये आपको पता भी नहीं होगा कि आपका रूट चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, क्योंकि ये सारे आपके लिए हिडन इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आपको इतना विजिबल नहीं होगा। आपके लिए क्या है कि आपने google.com यहाँ पे लिखा है, तो आपके सामने वेबसाइट अपीयर हो रही है नहीं हो रही, तो आपको खाली इसमें इंटरेस्ट होगा यहाँ पे। सर इसको यानी कि एक टर्म में हम हैंडओवर भी कह सकते हैं ना एक तरीके से। हैंडओवर तो होता है, अब होता वर्ड यूज़ करते हैं ना हम, जहाँ पे तो फिजिकली इनकी हो सकता है कि लोकेशन फिक्स्ड हो राउटर्स की, तो हो सकता है कि राउटर्स यहाँ पे लगे हुए सारे के सारे फिक्स्ड हैं, यहाँ पे ये मूव ना कर रहे हों, तो उस केस में तो हम हैंड ओवर का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। अगर रोमिंग, अगर मूविंग ये राउटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी के ऊपर राउटर लगाया हुआ है आपने, वो गाड़ी आपकी मूव कर रही है, तब आप हैंड ओवर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड जो फिजिकली फिक्स्ड होंगे उनके लिए हम हैंड ओवर का वर्ड नहीं यूज़ करते। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस सर। अच्छा, फिर अब यहाँ पे होता क्या है, तो अब ये ना हर राउटर के पास एक टेबल सा बना हुआ होगा, एक उसको कहते हैं फॉरवर्डिंग टेबल। तो ये टेबल बता रहा होगा कि मैंने अगर डेटा यहाँ से मैं इस अपने राउटर से मैं ए पे भेजूंगा तो मुझे कितना टाइम लग रहा है, बी में भेजूंगा कितना टाइम लग रहा है, और सी में भेजूंगा कितना टाइम लग रहा है। यानी राउटर्स ने बाकी राउटर्स के साथ जो कनेक्शंस होंगे उनकी टाइमिंग को वो अपडेट करता रहता है, अपने पास टेबल से बनाया होगा, और उसको देख के वो चूज़ करेगा मैं लिंक नंबर 1 सेलेक्ट करूँ, 2 करूँ या 3 चूज़ करूँ। तो ये राउटर नंबर जो 1 है यहाँ पे, वो डिसाइड करेगा टेबल को देखते हुए कि मैं कौन सा यहाँ पे रूट यहाँ पे चूज़ करूँ। तो हर राउटर के ऊपर एक टेबल बना होगा, ये टेबल हर वक्त अपडेट होता रहेगा टाइम के साथ साथ। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इस पूरे आर्किटेक्चर का फ़ायदा क्या है यहाँ पे? अगर हम फ़ायदे की बात करें यहाँ पे कि आपके पास अगर इस तरह का आर्किटेक्चर हो, तो यानी तो एक तरह से हम पैसा ज़ाया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हम डुप्लीकेट नेट पाथ्स बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्या आप कह सकते हो कि पैसा ज़ाया करने वाली बात है यहाँ पे, रिसोर्सेज आप ज़ाया कर रहे हो यहाँ पे? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें इन तीनों को हम निकाल दें यहाँ से, खाली ये 3 रखें यहाँ पर? सर फिर अगर उन तीनों में कोई मसला आ जाए तो फिर कोई और बात नहीं होगा। जी जी एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इंटरनेट की, कि दरमियान में कोई एक राउटर अगर ब्रेक डाउन कर भी जाए तो आपका इंटरनेट बंद नहीं होता कभी भी। तो अगर कहीं पर अर्थक्वेक आ जाए, कहीं पावर फेलियर आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये राउटर डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैक्सिमम क्या होगा कि आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन आपका इंटरनेट बिल्कुल बंद नहीं होगा, टोटली बंद नहीं होगा। तो वो एक स्लोअर लाइन पे स्विच कर जाएगा, फास्ट लाइन आपकी बंद हो गई है लेकिन इंटरनेट चलता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये फॉल्ट टॉलरेंट है। तो ये वाला वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंट। तो ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है, बहुत जो यानी कि एक जगह 1-2 नोड्स अगर आप डिलीट भी कर दो, ब्रेक डाउन भी हो जाए, कोई पावर फेलियर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, वॉर का जोन भी कहीं वॉर जोन में लाई कर रहे होंगे,
तभी आपका इंटरनेट पूरा बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट है। तो इस डुप्लीकेट नेट ये आर्किटेक्चर का ये फ़ायदा है यहाँ पे कि फॉल्ट टॉलरेंस मिलती है हमें यहाँ पर। तो एक्चुअली पे ये हो क्या रहा होगा कि हम यहाँ पे हमारा कंप्यूटर जो होगा फर्स्ट राउटर से कनेक्टेड है, वो उसको डेटा भेज रहा है, तो वो आगे चूज़ करेगा आगे उसने फॉरवर्ड किस राउटर को करना है, वो स्पीड को देखते हुए डिसाइड करेगा, तो वो आगे फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद वो एक पाथ चूज़ कर लेगा। तो इसको हम कहते हैं राउटिंग करना, कि अगर आपके पास दो पाथ यहाँ पे अवेलेबल हो, तो हमने कहा कि नहीं, हम ये ब्लू वाला पाथ चूज़ किया हमने, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे राउटिंग कहेंगे इंटरनेट से। तो ये हर वक्त अपडेट होता रहेगा, और टाइम के साथ हो सकता है कि कल के दिन ये वाला पाथ ना चूज़ हो रहा हो, कल के दिन हो सकता है नीचे वाला पाथ चूज़ कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आर्किटेक्चर चेंज होता रहता है। चेंज क्यों होता रहता है कि हो सकता है कि आज ये आपके पास यहाँ पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, कल हो सकता है कि आपके पास ये वाली नोड यहाँ पे ऑन ही ना हो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी यूँ बनी हुई हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है ही नहीं इंटरनेट की, हर वक्त चेंज हो रही होती है। हमें राउटिंग एक फंक्शन रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अच्छा, अब एक तो इस हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग, जो हमने यहाँ पे अभी देखा है यहाँ पे। कि आप क्या कह रहे हो कि आप एक रूट चूज कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं ये पैकेट स्विचिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इसके कंट्रास्ट में एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल क्या हो सकती है कि सपोज करो कि ये जो राउटर्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली टेलीफोन एक्सचेंज के राउटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। हम कहते हैं ये फ़ोन एक्सचेंज है। अब हम इंटरनेट की बात नहीं करें, तो हम कह रहे हैं कि ये आपके पास एक फ़ोन है, जिसको हम कहते हैं PSTN का जो फ़ोन है, नॉर्मल आपके PTCL के फ़ोन्स लगे हुए हैं, और ये आपका फ़ोन नंबर 2 है यहाँ पे, और ये फ़ोन नंबर 1 है। तो अब होता क्या है, तो अब जब इस तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं टेलीफोन वाले, इनके अंदर जब आप फ़ोन कॉल करते हो, तो आपको वो फिक्स पाथ से फॉरवर्ड करता है, वो हमेशा वो एक ही पाथ आपको एलोकेट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप PTCL का फ़ोन उठा के अगर ISC के नंबर पर डायल करते हो फ़ोन, तो आपको हमेशा एक ही पाथ असाइन होगा, हमेशा जो मर्जी डायल करो फ़ोन, तो आपको हमेशा एक फिक्स पाथ यहाँ पे असाइन करके देगा वो। तो इसको वो कहते हैं सर्किट स्विचिंग, यानी कि आपके पास एक फिक्स पाथ लिख दिया गया है कि आप फ़ोन कॉल मिलाओगे, कुछ भी करोगे, तो आपका एक फिक्स पाथ, यही पाथ आपका चलेगा, इसके अलावा कोई पाथ आप नहीं यूज़ करोगे। और अगर ये पाथ डैमेज हो जाए तो आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते। तो ये इसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। लेकिन इंटरनेट क्या करते हैं, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग यूज़ करते हैं कि आपके पाथ मल्टीपल पाथ्स होंगे आपके पास, और कोई फिक्स आपके पास पाथ नहीं होगा। तो इसका मतलब है, तो आपके ख्याल में आप सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या हमें राउटिंग की ज़रूरत होगी, राउटिंग वाले कोई एल्गोरिदम की है ज़रूरत नहीं होगी हमें इस केस में? नो सर। तो इस केस में ज़रूरत नहीं है कि आपके पास फिक्स रोड्स हैं, यहाँ पे फिक्स रोड्स हैं, कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई डायनामिक कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो इसके तो जो हमारे टेलीफोन एक्सचेंजेस वगैरह जो होती हैं, वो टोटली सर्किट स्विचिंग पे चलती हैं। तो उनका नुकसान क्या है कि वो इतनी रिलायबल नहीं है। फिर रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, सॉरी, कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपका कोई एक पॉइंट वहाँ पे डैमेज हो गया, तो आपको कोई रिडंडेंट कोई पाथ नहीं है आपके पास, कोई सेकंड पाथ नहीं है आपके पास, कोई आपके पास फिर ऑप्शन नहीं है, फिर आपका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर हो गया, तो आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते। तो ये सर्किट स्विचिंग में क्या है, सर्किट स्विचिंग जो होगी वो आपकी फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होगी, तो वो फॉल्ट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। लेकिन जो पैकेट स्विचिंग होगी वो फॉल्ट टॉलरेंट होगी, वो एक आध फॉल्ट से कुछ ज़्यादा उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता, यानी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम तो होगी, लेकिन मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, यानी टोटली ब्रेक डाउन नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये हम तो इसका मतलब जब भी हम इंटरनेट की बात करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करेंगे, तो बेसिकली हम पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 99% ऑफ केसेस में हम पैकेट स्विचिंग की ही बात कर रहे होंगे। सर्किट स्विचिंग इंटरनेट में कभी होती ही नहीं है। सर्किट स्विचिंग कब हो सकती है? जब आपने घर के अंदर दो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और दोनों कंप्यूटर्स आपस में बात कर रहे हैं, तब तो उनका पाथ फिक्स्ड है एक तरह से, कि वो इंटरनेट के बगैर डायरेक्टली कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ आपके पास ये लैपटॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और आपने क्या किया, यहाँ पे लैन केबल लगाकर उनको आपस में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया आपने, तो इसमें अभी इंटरनेट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा, तो इसके अंदर तो आपने पाथ फिक्स कर दिया, तो ये तो सर्किट स्विचिंग इसको कह सकते हो।
लेकिन दरमियान में अगर इंटरनेट के जरिए इनको कनेक्ट करोगे आपस में, फिर क्या होगा, फिर पैकेट स्विचिंग ही होगी। इसके अंदर कभी भी यहाँ पे सर्किट स्विचिंग कभी भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपके पास दरमियान में जो पाथ होगा फिक्स नहीं होगा आपके पास। अच्छा, तो जब आपके पास पैकेट स्विचिंग होगी तो फिर क्या होगा, तो आपके कंप्यूटर जो होगा वो कुछ आपका डेटा जनरेट कर रहा होगा, वो डेटा जनरेट करके आपके नेक्स्ट राउटर के पास जा रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लैपटॉप अभी कनेक्ट किया हुआ अपने वाईफाई के राउटर के साथ, तो आपका जो लैपटॉप है वो डेटा जनरेट कर रहा है और फॉरवर्ड कर रहा है उस राउटर को। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर अब आ रही है। जी। तो मैं बात करूँ कि लैपटॉप के ऊपर हो सकता है कि आपने कोई वेब पेज भी ओपन किया हुआ हो सकता है कि आप साथ स्काइप की कॉल भी कर रहे हो, या आप मे बी आप टीम्स के ऊपर आपने ओपन भी किया हो कुछ, तो इसका मतलब कि आपने इस पर मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन की हुई होंगी। तो लेकिन लैपटॉप का जो डेटा जा रहा होगा राउटर पे, वो क्या होगा, इन सबका डेटा वो कंसोलिडेट करके आगे भेज रहा है, यानी सबको कंबाइन करके वो भेज रहा है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं कि डेटा कंसोलिडेट करके वो फॉरवर्ड कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आपका यहाँ पे फॉर इस लैपटॉप के ऊपर जब आपने एक वेबसाइट ओपन की है, वेब ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, क्रोम ओपन किया हुआ है, सॉरी हम क्रोम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने क्रोम ओपन किया हुआ है और साथ आपने टीम्स को भी ओपन किया हुआ है, तो क्या होगा, क्रोम जो डेटा जनरेट कर रहा होगा, अगर आप कुछ फॉर्म लिख के सेंड करके टाइप करके भेज रहे हो, ईमेल टाइप करके सेंड कर रहे हो, तो क्रोम भी डेटा भी कुछ कंपाइल कर रहा होगा और टीम्स का सॉफ्टवेयर भी कुछ डेटा कंपाइल कर रहा होगा। तो क्या होगा, दोनों को हम कहते हैं डेटा को पैकेट्स कहेंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि पैकेट स्विचिंग के अंदर हर चीज़ पैकेट्स में कंप्राइज करती है। तो इसमें पैकेट्स का मतलब क्या है? पैकेट का मतलब ये है कि जब भी आपने एक ट्रांसमिशन करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ पे क्रोम से अगर आपने क्रोम जो डेटा सेंड कर रहे हैं तो वहाँ से आपने भेजना है आपने राउटर को, वाईफाई वाले राउटर को। तो दरमियान में क्या स्टेप होगा कि वो उसके पैकेट्स बना के भेजेगा। पैकेट्स का मतलब क्या होता है कि आप खाली एक के सिंगल बिट या सिंगल कैरेक्टर नॉर्मली हम सेंड नहीं करते। क्या मतलब कि अगर आपने क्रोम अगर अगर आप क्रोम को डेटा सेंड कर रहे हो, वो डेटा खाली आपके पास 10 के ऊपर कॉम्प्राइज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो डेटा क्रोम के पास ही पड़ा रहे, वो आगे ना जाए। ऐसा क्यों हो रहा होगा कि यहाँ पे हम पैकेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा जो पैकेट साइज होगा वो हमारा है 4 बिट्स के ऊपर। नॉर्मली पैकेट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं होता। तो हम कहते हैं कि हमारा जो पैकेट होगा 4 बिट्स का होगा। तो इसका मतलब कि आपके 4 बिट्स पूरी होंगी तो वो पूरे का पूरा पैकेट आगे जाएगा। तो जब तक आपका पूरा पैकेट फिल नहीं होगा वो पैकेट आगे मूव नहीं करता। तो इसका क्या मतलब है कि आप ब्राउज़र पे कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपका पैकेट फिल नहीं होगा तो वो आपके पास ही डेटा पड़ा है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो रहा। तो अगर क्रोम में खाली लिखा हुआ है यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और पैकेट साइज 4 है, तो 10 भी क्रोम के पास ही पड़ा हुआ, सेंड नहीं होगा आगे। तो फिर थोड़ी देर बाद क्रोम के उस मजीद डेटा जनरेट करता है, आपके पास पूरा बन जाता है यहाँ पे 1001। अब जाकर आपका पैकेट यहाँ पे फेल हो गया, तो अब ये जाकर इसको वो आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो अब ये पैकेट जाकर यहाँ पे पैकेट मूव करके यहाँ पे वाईफाई के राउटर के पास पहुँच जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि पैकेट बेस्ड आपके पास यहाँ पर डेटा मूव करता है, यहाँ पे पैकेट्स की फॉर्म में डेटा मूव करता है। तब इसी तरह जो आगे राउटर है आपके पास, अब ये जो आपके पास यहाँ पे राउटर लगा हुआ है, इसका एक अपना पैकेट साइज होगा। हो सकता है ये कह रहे हो कि नहीं, मेरा जो पैकेट साइज है वो मेरा है 10 बिट्स के ऊपर। तो कह रहा है अभी मेरे 4 बिट्स आई हैं, तो जब 10 होंगी तब मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, वरना मैं अभी वेट कर रहा हूँ। तो हो सकता है इस राउटर के साथ एक और लैपटॉप
फिल होंगे उसके बाद डेटा आगे मूव करेगा। तो जब तक पैकेट्स फिल नहीं होंगे तो डेटा आगे मूव नहीं कर सकता। और हर स्टेज के ऊपर डिफरेंट पैकेट साइज हो सकते हैं, तो हर स्टेज के ऊपर आपने पैकेट्स फिल करने हैं, उसके बाद डेटा आपका अगली स्टेज के ऊपर जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि टॉप के ऊपर जाएगा। सर एक कंफ्यूजन है कि वाईफाई जो रूटर होता है उससे तुम्हारा कंप्यूटर नहीं कनेक्ट होगा, क्रोम किस तरह से उससे यानी कि डाटा भेजेगा? जी, अगर आपने क्रोम ब्राउजर इस पर ओपन किया, बेसिकली डेटा तो क्रोम ब्राउजर जनरेट कर रहा है ना। अगर आपको वेबसाइट लेके एंटर दबाते हो तो बेसिकली क्रोम ने भेजा ना यहाँ पे, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज करो कि आपने यहाँ पे क्रोम ओपन किया हुआ यहाँ पर, और आपने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि www.ist.com, सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा है। तो जब आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो क्रोम क्या डेटा यहाँ पे सेंड करता है फॉरवर्ड, वो ये एक लाइन सेंड करता है, गेट www.ist.com। तो अब इसका क्या होगा, फिर इसके फर्दर नीचे पैकेट्स बन जाएंगे यहाँ पे सारे टेक्स्ट के। तो अगर क्रोम का जो अपना जो पैकेट साइज है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली अगर 1 बाइट का साइज है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर 1 बाइट का तो हर कैरेक्टर का 1 बाइट बने और साथ साथ ट्रांसमिट करता रहेगा इसको। लेकिन अगर क्रोम का पैकेट साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर मैं कहता हूँ 1 KB का है, तो वो डेटा अभी फिल नहीं हो रहा होगा। तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग टाइम इन्वॉल्व हो रहा हो, तो ये हो सकता है यहाँ पे। लेकिन नॉर्मली क्रोम क्या करेगा इस केस के अंदर, वो बाकी डेटा को 0 से फिल कर देगा इस केस के अंदर, क्योंकि वो फोर्सफुली पैकेट डेटा भेजना है, इनिशिएट करना है काम, तो 0 से फिल कर देगा। तो इस तरह से होता है कि आपके पास हर स्टेज के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपके पास हर स्टेज के ऊपर पहले पैकेट्स बनेंगे, फिर वो आगे जाया करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका पैकेट साइज 1 KB हो, यहाँ पे आपका साइज 5 KB हो चुका हो, इस स्टेज पे जाकर 10 KB हो चुका हो, और यहाँ पे आपकी फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मजीद कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होंगे इसके साथ भी मजीद कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, इसके साथ भी होंगे। तो हर एक पैकेट साइज की बेसिस पैकेट्स इनके फुल होंगे, इसके बाद वो आगे सेंड करता है। तो ये बेसिक पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैंने खाली इस कंप्यूटर के ऊपर खाली अगर मैंने हाई लिखा है यहाँ पे, और मेरा साइज पैकेट साइज 1 KB है, तो वो फिल नहीं हुआ अभी, तो वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो अगर मैंने ट्रांसमिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई के बाद यहाँ पर मुझे नल्स के साथ मुझे फिल करना पड़ेगा इसको, बाकी सारे पैकेट को, और फिर ये जाके आगे जाएगा। तो इस तरह से फोर्सफुली आप भेज सकते हो, लेकिन फिर आपको नल्स भेजने पड़ते हैं, क्योंकि पैकेट तो हमने फिल करने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के अंदर आपके पास इंस्टेंटेनियसली डेटा सेंड नहीं होता, फिर आपके पैकेट्स फिल होंगे, उसके बाद डेटा आपका आगे जा रहा होगा। जी, ये क्लियर हो गया सबको अब? यस सर। जी, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्यूज बनना शुरू हो जाती है कई दफ़ा। यानी कि आपके पास क्या हो रहा होगा कि आपके पास एक तरह की क्यूज बननी है कि हर डेटा आपके डेटा लाइन में लगता जा रहा है यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे क्यूज बन रही होंगी, इनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक हम देख लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी आप एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का नेटवर्क हो यहाँ पे, कि यहाँ पे एक आपके पास, जहाँ पे ये सोर्स कंप्यूटर था आपके पास, और ये आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ पे दरमियान में एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहली बात है कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि आपके पास यहाँ पे कितनी हॉप्स आई हैं यहाँ पर। अगर आपने यहाँ से कम्युनिकेट करना है तो आपके पास कहेंगे ये फर्स्ट हॉप है आपके पास, और ये आपके पास सेकेंड हॉप है यहाँ पे। तो 2 हॉप्स इसके अंदर एंगेज हो रही हैं यहाँ पर। फिर अगर हम कहते हैं कि आपके पास अगर यहाँ पे जो डेटा जनरेट कर रहा है कंप्यूटर यहाँ पे, यानी कितने बिट्स पर पैकेट जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 10 किलो बिट्स अगर हम जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और आर की स्पीड है यहाँ पे 100 Mbps, तो हम कह सकते हैं कि 1 हॉप का जो डिले होगा वो कितना होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे 0.1 मिली सेकेंड्स होगा। अच्छा, कोई बता सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है, 0.1 मिली सेकेंड्स कैसे निकाला है यहाँ पे? यानी हम अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर से सोर्स से लेकर राउटर तक का जो डिले है 0.1 मिली सेकेंड्स निकाला है हमने। सर आर की वैल्यू 100 MB है, तो
10 kb को 0.1 मिलीसेकंड लगेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ है यहाँ पे इस पैकेट के अंदर मेरे पास 4 कैरेक्टर्स हैं 0101 और जब मैं इस कंप्यूटर को जब यहाँ से मैं इसको ट्रांसमिट करता हूँ कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 तक तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो स्पीड है खाली यहाँ पे 1 बिट पर सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये नहीं करता कि पहले तो मैं एक एक करके इनको सेंड नहीं करूँगा, सबको इकट्ठा सेंड कर रहा हूँ। यानी ये नहीं होगा कि पहले 1 जाएगा यानी कि पहले 1 जाएगा फिर उसके बाद 0 जाएगा अगले सेकंड के बाद फिर 0 1 जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। ये चारों के चारों इकट्ठा एक क्यू बनाते हुए साथ साथ चलेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि एक पैकेट के अंदर जो बिट्स होंगी वो सारी एक क्यू फॉर्म में चलेंगी, लेकिन जो नेक्स्ट पैकेट होगा उसको पूरा प्रोपगेशन के लिए दोबारा से लगेगा यहाँ पे। इस चीज़ को हम बाद में दोबारा क्लियर करते हैं। तो सर इसे पैरेलल ट्रांसमिशन कैसे करें? सर आपकी आवाज़ मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ मेरे पास जो डेटा पड़ेगा वो 3 पैकेट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता है, पैकेट 1, पैकेट 2 और पैकेट 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तरीका क्या सेंड करने का कि मैं पहले फर्स्ट पैकेट भेजूंगा यहाँ पे तो फर्स्ट पैकेट मिलेगा, उसके बाद सेकंड पैकेट भेजूंगा और बाद में थर्ड पैकेट भेजूंगा। तो क्या हो रहा है कि मेरे हर पैकेट को जो ट्रांसमिशन डिले बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन जो पैकेट के अंदर जो डेटा होगा उसके ऊपर ट्रांसमिशन डिले 1 टाइम अप्लाई होगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि पैकेट 1 के अंदर मेरे पास ये 4 बिट्स थी 0101, तो ये 0101 एक एक करके सेंड नहीं होंगी, ये सारी इकट्ठी जाएंगी। यानी कि मैंने इकट्ठा यहाँ पे सेंड किया है 0101, तो ये इकट्ठे मूव करते हुए यहाँ पे 0101 इकट्ठे यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट पैकेट होगा वो उसके बाद सेंड होगा तो उसके ऊपर पूरी ट्रांसमिशन डिले यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, लेकिन पैकेट के अंदर वालों के लिए डिले इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी कि वो एक पैकेट पूरा आपके पास इकट्ठा पहुँचेगा, पैकेट के अंदर जो बिट्स आपके पास इकट्ठी पहुँचेंगी, लेकिन जो नेक्स्ट पैकेट होगा वो ट्रांसमिशन डिले के बाद आपको मिलेगा और जो थर्ड पैकेट होगा वो मजीद ट्रांसमिशन डिले के बाद आपको मिलेगा। तो यूँ होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि आपने पैकेट नंबर 1 जब आपने सेंड किए तो ये कंफर्म करता है कि जी मुझे मिल गया हुआ है, फिर पैकेट 2 सेंड किया तो कंफर्म करता है जी मुझे मिल गया हुआ है, और जब आपने थर्ड पैकेट सेंड किया तो वो कंफर्म करता है मुझे मिल गया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसमिशन डिले इन्वॉल्व होता है नेक्स्ट पैकेट को सेंड करने के लिए, लेकिन एक पैकेट में जो डेटा जाता है उसके अंदर आप ये एप्लीकेबल नहीं होता यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम बार बार देखते रहेंगे, ये सिर्फ अभी ओवरव्यू है, तो अभी इसको हम इतने डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं इसको लेकर। अच्छा, अब हम सिर्फ एक छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, लेकिन ये एक ओल्ड फैशन किस्म का नेटवर्क है, यहाँ पे बहुत पुराने ज़माने का है। तो और ये कौन से वाला, ये है सर्किट स्विचिंग वाला नेटवर्क है यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपके पास फिक्स पाथ होते हैं, आपके पाथ चेंज नहीं होते। तो इसका मतलब, तो अगर आप सर्किट डायग्राम को देखो यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके पास ए से बी के दरमियान में कितने लिंक्स बने हुए हैं, यहाँ पे 17 सर्किट्स यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर राउटर ए ने राउटर बी को सेंड करना हो डेटा, तो वो 17 डिफरेंट पाथ्स उसके पास हैं, तो 17 डिफरेंट कनेक्शंस वो सेम टाइम पे कर सकता है। राउटर ए और राउटर ए और बी के दरमियान में 17 कनेक्शंस बन सकते हैं। इसी तरह राउटर बी और सी के दरमियान में 16 कनेक्शन सेम टाइम में हो सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह राउटर सी और डी के दरमियान में 10 कनेक्शन बन सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आप देख के बता सकते हो कि अगर हम मैक्सिमम कनेक्शंस कितने हो सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर एक टाइम के ऊपर? कि अगर आपके पास सर्किट स्विचिंग यहाँ पे हो रहा हो तो मैक्सिमम कनेक्शंस, यानी कि मैक्सिमम समझो कि कॉल्स मिली हैं सारी की सारी, तो हम कहते हैं कि राउटर ए के साथ यहाँ पे जी 10 से तो हम यहाँ पे बात करें कि मैक्सिमम कनेक्शंस कितने बन सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है ए और बी के दरमियान में 17 कनेक्शंस बन सकते हैं यहाँ पे एक टाइम में। तो हो सकता है कि 17 कनेक्शंस बने हुए हों,
बी और सी के दरमियान में यहाँ पे 16 कनेक्शंस बन सकते हैं, सी और डी के दरमियान में 10 कनेक्शंस बन सकते हैं यहाँ पे, यानी 10 सर्किट्स बन सकते हैं, और ए से डी के दरमियान में 20 सर्किट्स बन सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है टोटल कनेक्शंस कितने हो सकते हैं एक टाइम के ऊपर, वो क्या होगा, सबका यहाँ पे सम आ जाएगा, जो कि तकरीबन बन जाएगा यहाँ पे 30, 40, 50, 57, 63 बन जाएगा यहाँ पे। तो 63 कनेक्शन यहाँ पे एक टाइम पे हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे चेंज करें, अब अगर मैं कहूँ कितने कनेक्शन यहाँ बन सकते हैं ए से सी के दरमियान में, कि अगर हमने राउटर ए से राउटर सी के ऊपर डेटा भेजने हैं तो मैक्सिमम कितने कनेक्शन सेम टाइम पे बन सकते हैं आपके? 16 सर। जी, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगी तो 16 बनेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन सेम टाइम के ऊपर आप नीचे से भी बना सकते हो ना, यहाँ पर भी बना सकते हो, अब यहाँ से यहाँ भी राउट्स बना सकते हो। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 16 + 10 सर। जी जी बिल्कुल, 16 + 10 यानी कि आपके पास मैक्सिमम 26 कनेक्शंस बन सकते हैं ए से सी के दरमियान में। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर कितने मैक्सिमम कनेक्शंस हो सकते हैं ए से बी के दरमियान में, सर 17 + 10। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो, ए से बी के दरमियान में 17 आपके पास डायरेक्ट कनेक्शंस आ जाएंगे। इनकी खास बात के ये सिंगल हॉप वाले हैं, वन हॉप होगा इसके अंदर। इसके अलावा आपके पास बाकी दूसरे कौन से हो सकते हैं कि डी के थ्रू पास होते हुए जाओ आप, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 20 और 10 का मिनिमम आ जाएगा, 16 का मिनिमम आ जाएगा 10 आपके पास मजीद बन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कितनी हॉप्स इन्वॉल्व हो रही हैं? यहाँ पे 3 हॉप्स इन्वॉल्व हो रही हैं। इसका मतलब कि ये तो 10 कनेक्शन है, बहुत स्लो परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस लेंगे स्पीड वाइज, और जो 17 है वो हाई परफॉर्मेंस लिंक्स होंगे यहाँ पे, यानी कि बेहतर कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि ये सर्किट स्विचिंग की प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या, एक तो फिक्स किस्म का आर्किटेक्चर है आपके पास, तो आर्किटेक्चर आपका हमेशा फिक्स रहेगा इस तरह का, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर कैपेसिटी के सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, ये ए से बी का लिंक खाली एक ही डायरेक्ट ए और बी आपस में इंडायरेक्ट बात कर सकते हैं, 17 लिंक्स हैं, तो वो बहुत सीरियस परफॉर्मेंस पे ले जाएगा अगर आप घुमा के कहीं और से लेके आओ। तो इसका मतलब है कि अगर इसका जी जी सर ये बात समझ नहीं आई कि ए से सी के दरमियान 16 और दूसरे पाथ से 17 + 10 वो कैसे सर? अच्छा, हम ए से बी का देख लेते हैं ना यहाँ पे पहले। ए से बी का देखो तो ए से बी एक आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या कि आप ए से बी डायरेक्ट कितने कर सकते हो? 17 कर सकते हो यहाँ पे, ये 17 लिखा हुआ है, तो 17 आपके पास यहाँ पे आ गया कि एक सिंगल जंप में आप 17 कनेक्शंस ए से बी के बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप घुमा फिरा के लेकर आओ, कि आप ए से पहले डी के पास जाओ, फिर डी से आगे सी के पास जाओ, फिर सी से आप डी के पास जाओ। तो ये क्या एक लंबा रूट है यहाँ पे कि आप ए से बी तक पहुँच तो गए हो, लेकिन पहले ए डी, फिर डी सी, फिर सी के बाद डी में पहुँचे हो। यानी यहाँ पे कितने हॉप्स यहाँ पे आ गए? 1 हॉप, 2 हॉप्स, 3 हॉप्स में यहाँ पहुँचे हो। तो ये इस तरह से है आपके पास एक डायरेक्ट, आपके पास लिंक है, आपके पास रिवर्स में भी लिंक जा रहा घूम के यहाँ पे, ये सर्कुलर नेटवर्क बना रहा है यहाँ पर। तो टोटल लिंक्स कितने बन सकते हैं यहाँ पे? 27 बन सकते हैं यहाँ पे, ए से बी के दरमियान, ए से और ए और बी के दरमियान में आपस में। जी क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है यहाँ पे कि अगर जो ए और बी वाले जो हैं, कि अगर जो ए राउटर और बी राउटर के दरमियान में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स अगर बढ़ जाती है, कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं 27 कनेक्शंस यहाँ से इनिशिएट करता हूँ ए से और बी तक मैंने पहुँचना है मैंने यहाँ पर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पूरे का पूरा नेटवर्क चोक हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर मैं 27 कॉल्स में, अगर मैं 27 कनेक्शंस कर रहा हूँ अगर मैं ए से बी के दरमियान में, तो क्या होगा? बाकी सारे कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे जनाब से, यानी कि डी और सी आपस में बात नहीं कर सकता अपने मतलब की, सी बी आपस की अपनी बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ए वाले ए का डेटा फॉरवर्ड कर रहा होगा वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने कनेक्शन से जनरेट किए यहाँ पे, तो क्या होगा? पूरा नेटवर्क के साथ क्या हो गया यहाँ पे? पूरा नेटवर्क आपका यहाँ पे चोक हो गया है, यानी पूरा नेटवर्क आपने यहाँ पे जैम कर दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे खाली 2 राउटर्स आपको चाहिए, तो वो पूरे का पूरा नेटवर्क आपको जैम कर सकते हैं। वो सारे पाथ यूज़ करेंगे, वो पूरे का पूरा नेटवर्क आपका, बाकी कनेक्टिविटी आपकी ख़त्म हो जाएगी।
तो ये इसका बहुत सीरियस फ्लॉ है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट लिंक तो चलो ठीक है 17 को also कर सकते, 17 कनेक्शन तो सही बना लेगा, लेकिन जो नेक्स्ट 10 जो होंगे कनेक्शन वो क्या होगा, बाकी पूरे नेटवर्क को वो चोक कर देंगे। तो इसका मतलब कि बहुत ही वल्नरेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है सर्किट स्विचिंग वाली। अगर इंटरनेट इस तरह से काम कर रहा होता, फिर तो अगर मैं 10,000 रिक्वेस्ट भेजता हूँ IIC बैठ के गूगल को, तो हज़ारों, तो इंटरनेट चोक हो जाएगी तरह से। जब सारे पाथ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बाकी पाथ किसके पास मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको फिर एक तरह से इंटरनेट को बंद करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कोई भी 2 लोग बैठ के इंटरनेट को बंद करवा सकते हैं अगर सर्किट स्विचिंग वाला काम होता है यहाँ पे। तो इसलिए पैकेट स्विचिंग काफ़ी बेहतर है। सर्किट स्विचिंग हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये वायबल नहीं है। सर्किट स्विचिंग खाली हम घरों के अंदर यूज़ कर सकते हैं या छोटे ऑफिस में यूज़ करेंगे, लेकिन इंटरनेट के लिए कभी भी हम यूज़ नहीं करेंगे, नॉट अ चांस। तो ये क्लियर हुआ सबको कि कैसे यहाँ पे 2 राउटर्स पूरे नेटवर्क को चोक करवा सकते हैं। यस सर। और सर एक बात पूछनी थी कि सर अगर ए से बी को, अगर फॉर एग्जांपल कोई PC1 ए में है और कोई PC2 बी में है, तो सर उनके आपस में एक स्पेसिफिक पाथ हमेशा होगा, राइट? जी वो फिक्स होगा। ओके। और सर 17 सर्किट्स इसलिए अगर ज़्यादा PCs हों तो उनके लिए पॉसिबल हो। जिसको तो 17 का मतलब है कि अगर यहाँ पे 19 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो खाली 17 को चांस मिलेगा बी से बात करने के लिए, ए और बी की लिंक को, जो डायरेक्ट लिंक है इनका आपस में, और जो बाकी 2 होंगे उनको नीचे से जाना पड़ेगा। तो ये इसका ये मतलब है। तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 19 कंप्यूटर्स हैं तो आपने ए से बी बात करें तो 17 तो यहाँ से आ जाएंगे, और जो बाकी 2 होंगे वो नीचे से जाके कनेक्ट हो रहे होंगे। तो इन 2 को बहुत पुअर परफॉर्मेंस मिलेगी और 17 को बहुत हाई परफॉर्मेंस मिल रही होगी यहाँ पर, और इनको बहुत पुअर परफॉर्मेंस मिल रही होगी यहाँ पर। तो ये इसमें मतलब क्या है कि इसके अंदर ना कोई जस्टिस नहीं है, मतलब ये परमानेंटली इनको पे इस तरह से इनके साथ ये हो रहा होगा, क्योंकि इनके पाथ फिक्स हो जाते हैं, एक दफ़ा फिक्स हो गए तो इनको परमानेंटली पूरा कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें कोई जस्टिस नहीं है, इसमें एक्विटी नहीं है, तो ये कोई इतना अच्छा सिस्टम था नहीं है, तो इसलिए ये चला नहीं है। तो ये सिस्टम चला है खाली छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ऑफिस के लिए, घरों के लिए। इंटरनेट के लिए ये कभी भी ये वाइबल नहीं था, तो इसलिए ये सिस्टम बहुत जल्दी ये स्क्रैप हो गया यहाँ पे। तो ये आप देख के बता सकते हो स्क्रैप क्यों हुआ है यहाँ पे। तो ये इसकी वजह कि इसमें कोई भी 2 राउटर्स आए तो पूरे नेटवर्क को चोक करवा सकते हैं, जैम करवा सकते हैं यहाँ पे। जी कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को बेसिक्स यहाँ पे? यस सर। यस सर।